अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस विच वर्सेस दैट। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर विच कहाँ पे यूज हो सकता है और दैट कहाँ पे यूज हो सकता है, कहाँ पे हम विच को नहीं यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम दैट को नहीं यूज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, which versus that, it's actually the most frequently asked question about English grammar। जी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमने which कहाँ पे यूज करना है, हमने that कहाँ पे यूज करना है। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। तो ये बात भी ऐसे ही है क्योंकि which and that जब यूज हुए होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप which यूज करके देख लें या that यूज करके ले लें, सेंटेंस की सेंस जो है वो सेम ही बन रही होती है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इस सिलसिले में कि हमने विच कहाँ पे यूज़ करना है और दैट कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, बल्कि आप कह लें कि एक ही प्रिंसिपल है, एक ही आप कह लें रूल है दैट एंड विच के यूज़ को समझने के लिए, और वो ये है whether the dependent clause is essential information in relation to the independent clause। यानी कि आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिहाज से, इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिहाज से वो असेंशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो बस ये चीज आपको अगर समझ नहीं आ गई तो आपको समझ आ जाएगी कि विच जो है वो कहाँ पे यूज करना है और दैट कहाँ पे यूज करना है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, जी अब ये डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विच एंड दैट का अगर कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और फिर क्लॉज में आगे से मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, और रिलेटिव क्लॉज अगर है तो उसमें फिर रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कौन सी है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कौन सी है। तो बल्कि आप रिलेटिव प्रोनाउन का सही यूज जो है उस वक्त तक सिर्फ यही नहीं कि विच एंड दैट, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का अगर यूज आप ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो आपको रिलेटिव क्लॉज का पता होना चाहिए और फिर आपको रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो है उसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो से पहले, यानी जो इसका पार्ट 7 है रिलेटिव प्रोनाउन का, उसका टॉपिक यही है कि रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, जिसमें इन दोनों का डिफरेंस समझाया गया, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में बात की गई है, सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा समझाया गया। इसलिए अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप इससे पहले वो वाली वीडियो देखें फिर इसको देखें, तभी आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि हमने फ्रीक्वेंटली यूज करना है इन वर्ड्स को। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज और रिस्ट्रिक्टिव है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो मुख्तसर मैं आपको इतना बता दूं कि एक जो सेंटेंस होता है वो डिफरेंट क्लासेस से मिलकर बनता है और अमूमन 2 क्लास से मिलकर बनता है। एक क्लास जो है वो मेन क्लास होती है जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जो मैसेज, जो बेसिक मैसेज होता है वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। अब दूसरी क्लास जो मेन क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन है, मेन क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट है या मेन क्लास के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही होती है, दूसरी क्लास जो है वो वाली जो क्लास है उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर प्रोनाउन यूज हुआ है और वो पूरी की पूरी क्लॉज जो है उसका एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन है आपकी मेन क्लॉज के अंदर, उससे रिलेट कर रही है, तो फिर हम उसे रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। अब रिलेटिव क्लॉज में फिर आगे रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जो कि आपका मैसेज है, जो आपका सेंटेंस का जो मैसेज है उसको, कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए जरूरी होती है। उसके बगैर जो है मैसेज का जो सेंटेंस का पूरा मैसेज जो कन्वे नहीं हो सकता, तो वो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। और ऐसी रिलेटिव क्लॉज जिसके बगैर सेंटेंस का जो मैसेज है वो इंटैक्ट रहता है, यानी वो पूरे का पूरा कन्वे कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं होती सेंटेंस के कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो उसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हम डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूटिव क्लॉज भी कहते हैं, और हमारी जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसको हम डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं। तो मैं फिर आपसे ये ताकीद कर रहा हूं कि अगर आपको इन चीज़ें, ये का कंसेप्ट क्लियर ठीक तरह से नहीं आपको पता
कि ये क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को पहले देखें, फिर इसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर समझ आएगी। जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं दैट एंड विच के डिफरेंस को, कि कहाँ पे दैट यूज करना है, कहाँ पे विच यूज करना है। तो वही वाली बात, वेदर द डिपेंडेंट क्लॉज इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, अगर उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी जरूरी है, ठीक है, या ये जरूरी नहीं है। अगर ये जरूरी है मेन क्लॉज के लिए तो दैट यूज करेंगे, अगर जरूरी नहीं है तो विच यूज करेंगे। सिंपल, यही रूल है, यही प्रिंसिपल है, यही ट्रिक है। जी, तो चलें इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। relative pronoun that is used for restrictive non defining clauses, यानी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए आपने दैट को यूज करना है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव को याद रखने के लिए आप ये बात ध्यान में रख लें कि जरूरी, जो जरूरी है क्लॉज मैसेज कन्वे करने के लिए जरूरी है वो रिस्ट्रिक्टिव है, जो जरूरी नहीं है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। तो जरूरी जो है क्लॉज है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, नॉन डिफाइनिंग है, तो हम उसके लिए दैट यूज करेंगे। एंड relative pronoun which is used for non restrictive defining continuative clauses, यानी कि गैर जरूरी क्लॉज है, यानी मैसेज को कन्वे करने के लिए वो क्लॉज जरूरी नहीं है, तो फिर हम विच को यूज करेंगे, relative pronoun विच को यूज करेंगे। अभी हम सेंटेंस में इनकी एग्जांपल को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। A satellite that is inflated with gas is very dangerous। जी, एक सैटेलाइट जो है जो गैस से भरा हुआ होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अब इसमें दैट इज इन्फ्लेटेड विद गैस, यानी ग्रीन कलर वाला आपका क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, और रेड कलर वाला जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, या आप इसको कह सकते हैं रेड कलर वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ग्रीन कलर वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर वाली जो रिलेटिव क्लॉज है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, मेन आपका जो सेंटेंस है उसका जो मेन मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर आप दैट इज इन्फ्लेटेड विद गैस इसको खत्म कर देते हैं, अ सैटेलाइट इज वेरी डेंजरस, तो ये तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये मैसेज पूरा कन्वे नहीं हो रहा, क्योंकि सारे सैटेलाइट डेंजरस तो नहीं होते। हम बात कर रहे हैं कि जो गैस वाला होता है वो डेंजरस होता है, इसलिए ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है मेन मैसेज को कन्वे करने के लिए सेंटेंस के, इसलिए ये रिलेटिव क्लॉज आपकी रिस्ट्रिक्टिव है और इसीलिए हमने इसके साथ यहाँ पर दैट यूज किया है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, टेलकम 4, ये भी सैटेलाइट है, टेलकम 4 which is inflated with gas circles the earth every 24 hours। जी, तो अब बताया जा रहा है कि टेलकम 4 जो है ये जमीन को 24 घंटे में गर्दिश करता है, 24 घंटे में तो उसको सर्कल करता है। अब विच इज इन्फ्लेटेड विद गैस, ये भी गैस से भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ना, ये जरा आपने अपनी कॉमन सेंस से काम लेना है कि सेंटेंस में मैसेज क्या दे रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस में मैसेज ही ये था कि जो आपका सैटेलाइट गैस से भरा होता है बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ पे गैस जो है ये मेन मैसेज का हिस्सा नहीं है, गैस का से भरा होना। यहाँ पे मेन मैसेज हमारा सिर्फ इतना ही है कि जो टेलकम 4 है ये जमीन के गिर चक्कर काटता है 24 घंटे में एक। अब साथ में जब हम ये लगा रहे हैं ना विच इज इन्फ्लेटेड विद गैस, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है टेलकम 4 के बारे में, जो सैटेलाइट है उसके बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि टेलकम 4 जो है ये गैस से भरा हुआ है। तो ये इसका जो मेन मैसेज है सेंटेंस उसके लिए जरूरी नहीं है। मेन मैसेज ये है कि हमने ये देखना है कि टेलकम 4 जो है ये 24 आवर्स में जमीन के गिर चक्कर लगाता है, और ये अजाफी इंफॉर्मेशन है, ये बताने वाला ने खुद से ही एक अजाफी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये गैस से भरा हुआ है। अगर हम इसको निकाल भी दें तो जो मेन मैसेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेलकम 4 सर्कल्स अर्थ एवरी 24 आवर्स। तो मैसेज क्लियर है। इसका मतलब है ये गैर जरूरी क्लॉज है, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर विच यूज किया है। तो बस यही बेसिक ट्रिक है कि जो आपका जरूरी क्लॉज होगी यानी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगी तो दैट यूज करेंगे, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो विच यूज करेंगे। अब ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपकी सेंस डेवलप होगी कि आपको ये समझ, आप बार बार जब सेंटेंसेस को लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको सेंस डेवलप होती जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपनी कॉमन सेंस से काम लेना है कि कौन सी जो आपकी क्लॉज है ये जरूरी है और कौन सी गैर जरूरी है, ठीक है। और उसका भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको लास्ट को निकाल के देख लें, सेंटेंस में से निकाल के देख लें जो बाकी सेंटेंस बनता है यानी मेन क्लॉज है, अगर मैसेज पूरा कन्वे कर रही है तो उसका मतलब है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। अगर मैसेज डिस्टर्ब हो जाता है, मैसेज पूरा नहीं सेंटेंस का कन्वे हो रहा क्लॉज को निकालने से, तो उसका मतलब है वो क्लॉज जो है रिस्ट्रिक्टिव है, उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। जी, नेक्स्ट है that clauses are essential for conveying the complete meaning of the sentence and are not used with commas। जी, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये आपका जो बोर्ड है ये आपके लिए नोट्स भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया करें। मैं स्टार्ट में इसीलिए आपको दिखाता हूँ कि बाद में जब आप रिवीजन करें तो पूरी वीडियो ना देखना पड़े, जस्ट बोर्ड को देखा तो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली बात कि ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग के लिए,
और इसके लिए हम कोमा नहीं यूज करते जी। ये सेकंड डिफरेंस है विच एंड दैट का। जो दैट है वो चूंकि आपके रिलेटिव क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव में यूज होता है, तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को मेन सेंटेंस से कोमास की मदद से सेपरेट नहीं करते, तो लिहाजा एक सेंटेंस लिखा हुआ है सेम ही, एक दफा वो कोमा में लिखा हुआ है, एक दफा वो कोमा के बगैर लिखी हुई है एक क्लॉज। तो इसका मतलब है जो बगैर कोमा वाली है वो आपकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है मेन क्लॉज के लिए, वो आपकी रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, और जो कोमा के साथ लिखी होगी रिलेटिव क्लॉज वो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होगी, और वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी मेन क्लॉज के लिए, और इसके साथ हमने विच यूज किया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ सैटेलाइट दैट इज इन्फ्लेटेड विद गैस इज वेरी डेंजरस, यहाँ पे हमने कोई कोमा यूज नहीं किया, बल्कि जबकि यहाँ पे हमने कोमा यूज किया हुआ विच इज इन्फ्लेटेड विद गैस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विच जब हमने यूज किया है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हमने कोमास की मदद से मेन क्लॉज से सेपरेट किया है। तो लिहाजा आप अगर रीड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को समझने के लिए। जहां पे कोमा है तो अंडरस्टूड बात है कि वहां पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। जहां पे कोमा नहीं है वो आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं हम। द प्रोविंस दैट इज मोस्ट पॉपुलस ऑफ ऑल हैज द सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एज द स्टेट दैट इज लीस्ट पॉपुलस। जी, जो आपका प्रोविंस है जिसके सबसे ज्यादा, जिसकी जो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, उसमें भी उतने डिस्ट्रिक्ट हैं जितने आपके सबसे कम आबादी वाली स्टेट में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में क्या है, ये क्लॉजेज हैं और ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर आप इनको निकाल दें बीच में से तो आप पढ़ें जरा सेंटेंस को, द प्रोविंस हैज द सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एज द स्टेट, तो कोई मफहूम ही नहीं बन रहा सेंटेंस का। ठीक है, या आप क्लॉजेज ऐड करेंगे तो सेंटेंस का मफहूम बनता है। इसका मतलब एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसीलिए हमने दोनों के साथ ही आप देख सकते हैं दैट यूज किया है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लें। जनरली वी यूज व्हिच टू इंट्रोड्यूस क्लॉजेज दैट आर पेरेंथेटिकल इन नेचर। पेरेंथेटिकल नेचर का मतलब यही है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रही है, यानी जब हमको बात कर रहे होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, या बाद का जो है वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है मैसेज से, तो हम उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये ऐसा मैसेज को कन्वे करती है विच क्लॉज जो पैरेंथेटिकल होता है नेचर में, यानी कि जरूरी नहीं होता, गैर जरूरी लिखा भी होगा। दैट कैन बी रिमूव्ड फॉर द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द एसेंशियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी इसे हम जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है या गैर जरूरी जो आपकी क्लॉज है, अगर सादा लफ्जों में कहें तो इसे हम सेंटेंस में से रिमूव कर देते हैं, सेंटेंस के जो एसेंशियल मीनिंग है उसको तब्दील किए बगैर। लेकिन इसको नहीं कर सकते, अभी हमने एग्जांपल में देखा भी है कि हमने ये ग्रीन कलर की जो क्लॉज है निकाला तो बाकी सेंटेंस का कोई मीनिंग या कोई मफहूम ही नहीं बचा। तो सो विच क्लॉज इज ऑफन यूज्ड विद द कॉमा और पेयर ऑफ कॉमास बिफोर एंड आफ्टर इट। जी, तो चूंकि विच जो है उसको आप यूज कर रहे हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के साथ, तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के बारे में मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हमने इसे मेन क्लॉज से कोमा की मदद से सेपरेट करना है ताकि ये नजर आ सके कि ये गैर जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन जो होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगी, उसको हम हमेशा कोमा के अंदर लिखेंगे सेंटेंस के अंदर, ताकि पता चल सके कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, और इसके लिए हम विच यूज करेंगे। तो सेम इसकी भी हम एक एग्जांपल को देखते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, और हम एग्जांपल के लिए बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस यूज करेंगे जिस तरह का हमने दैट क्लॉज के लिए यूज किया था। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब which is the most populous state in the country has many grave responsibilities। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैसेज क्या है, देखा ना, ये कॉमन सेंस से आपने समझना है। मैसेज हमारा ये है कि जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत संजीदा है। ठीक है, ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा मैसेज है। ये अब जो हमने साथ में इंफॉर्मेशन दे दी है ना, विच इज मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री, जो कि कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा गुंजान आबाद जो है वो स्टेट है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये हमारे मुद्दे का हिस्सा नहीं है, ये हमारा जो मेन मैसेज है उसका हिस्सा नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पंजाब के बारे में दे दी है। अगर हम इसको रिमूव भी कर देंगे तो जो हमारा सेंटेंस की सेंस है वो कंप्लीट है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैव मैनी ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमारा कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहा है इसके बगैर भी। इसका मतलब है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और इसके लिए हमने विच को यूज किया है। तो बस यही एक सिंपल सा ट्रिक है, आपसे ट्रिक कह लें, रूल कह लें, प्रिंसिपल कह लें, कि जब आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज यूज होगी सेंटेंस के अंदर, यानी कि आपका जो रिलेटिव क्लॉज है वो रिस्ट्रिक्टिव है उसकी नेचर, तो उसके लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज करना है। और जब एक सेंटेंस के अंदर आपकी जो रिलेटिव क्लॉज है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है तो उसके लिए आप विच यूज करेंगे।
तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में हम कोमा को नहीं यूज करते, यानी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है उसको मेन क्लॉज से सेपरेट नहीं करते हैं कोमास की मदद से, जबकि जो विच क्लॉज होती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, उसको कोमास की मदद से हम मेन क्लॉज से सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का जो नॉलेज है ये बहुत जरूरी है, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट ऑन विच के यूज को नहीं, बल्कि ओवरऑल पूरे जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है उनके यूज को समझने के लिए भी इसके अलावा भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो कैसे? नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज एसेंशियल फॉर, किस लिए जी ये एसेंशियल है? टू अवॉइड एक्सेसिव विचनेस। हाँ, एक्सेसिव विचनेस क्या है? ये जो आपका पुअर राइटर होता है ना, जिनको इन रूल्स का, इन चीज़ों का समझ नहीं है, तो वो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो कंप्लीट होगी सेंटेंसेस की, लेकिन उसमें बार बार उसने विच विच यूज किया होगा, विच ये विच। तो जब बार बार आपके एक पैराग्राफ के अंदर विच आ रहा है तो वो आपकी जो तहरीर है उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। वैसे भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जिस जगह पे दैट यूज करना है, दैट की जगह हमने विच यूज कर लिया, या विच की जगह हमने दैट यूज कर लिया है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से वो हमारे सेंटेंसेस ठीक होंगे। हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पे दैट की जगह विच यूज कर लिया है तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम उससे गलत नहीं कह सकेंगे, वो सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर हम उस सेंटेंस की क्वालिटी में जाएं, उसकी एस्थेटिक सेंस में जाएं, उसकी मेच्योरिटी के अंदर जाएं, तो फिर ये चीज काउंट होती है। वो उसकी खूबसूरती जो है कॉम्प्रोमाइज होती है जब आप दैट की जगह पे आपने विच यूज किया होगा, या बार बार एक सेंटेंस के अंदर विच है। तो ये रूल पढ़ाने का मकसद भी आपको ये है, विच एंड दैट। तो अगर आप कैजुअल कोई तहरीर लिख रहे हैं, कैजुअल बात कर रहे हैं, तो आपने विच की जगह पे दैट लगा दिया, दैट की जगह पे विच लगा दिया, इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने मैसेज को कन्वे करना है, बस मैसेज आपका इफेक्टिवली कन्वे होना चाहिए, इट्स ओके। लेकिन अगर आप फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर ये चीज़ काउंट होती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक मेच्योर राइटर हैं। तो मेच्योर राइटर मतलब मेच्योरिटी के साथ जब राइटिंग होती है तो उसमें बार बार विच नहीं होगा, बार बार सेम वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होगा। इसलिए ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि दैट कहाँ पे यूज करना है, विच कहाँ पे यूज करना है। तो फिर ये बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती नहीं है, विच की जगह दैट यूज करना, दैट की जगह विच यूज करना। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये सही इस्तेमाल नहीं करना आया तो आपकी जो राइटिंग है ना वो मेच्योर नहीं कंसीडर होगी, उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, उसकी स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक सेंस उसकी खराब हो जाएगी, क्वालिटी उसकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अभी ये मजीद हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको ये बात मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो इसलिए इसका नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी था, और उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा विच और दैट के यूज में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रूल को सीख लेने से ये आपका मसला हल नहीं हो जाएगा, ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद ही लाशोरी तौर पे आपके अंदर ये जहन के अंदर ये बात आ जाएगी कि विच कहाँ पे यूज करना है, दैट कहाँ पे यूज करना है। तो लिखते हुए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि विच करना था, यहाँ पे यूज दैट करना था, वो ऑटोमेटिकली ही आप जो है ना वो ठीक लिखेंगे इनको। लेकिन उसके लिए बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है जी। तो विचनेस से बचने के लिए जनाब हमें ये नॉलेज चाहिए रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का। दूसरी बात है इंप्रूवमेंट ऑफ पंक्चुएशन। जी, पंक्चुएशन की गलती भी आपकी बार बार हो अगर, तो वो भी बड़ा एक बैड इंप्रेशन है। तो आपको पता है कि हमने नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कॉमा यूज करने हैं, रिस्ट्रिक्टिव में कॉमा नहीं यूज करने, तो पंक्चुएशन भी आपकी इंप्रूव होती है। क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग। जी, मीनिंग को क्लैरिफिकेशन करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए जो है ये बड़ा जरूरी है आपको नॉलेज हो कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कौन सी है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कौन सी है, ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें अपने रीडर को जो आपकी तहरीर पढ़ रहा है, आप उसे जाहिर कर सकें सिर्फ पंक्चुएशन की मदद से ही या विच एंड दैट के यूज से, कि कौन सी आप जो है इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस के अंदर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, और कौन सी आप जो है वो जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप मीनिंग को क्लैरिफाई नहीं कर सकते ठीक तरह से अगर आपको रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का कॉन्सेप्ट ठीक तरह से क्लियर नहीं है। वैसे काफी हद तक मैंने जो है इस वीडियो के अंदर भी क्लियर कर दी है, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिक वीडियो है वो वही है जो इससे पहले वाला पार्ट है, इस वीडियो का जो पार्ट नंबर 6 है, जिसके अंदर जो है मैंने ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाइफ में कभी भी दोबारा जो है ना रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का जो डिफरेंस है इसको समझने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। तो ये तो ट्रिक आपके समझ में आ गया। इसके अलावा थोड़ी सी कुछ एडिशनल बातें हैं, वो क्या है? relative pronoun that can be used in preference to who or which in the following situation। जी, who या which की जगह पे हम that यूज करते हैं कुछ situations के अंदर। वो 4 तरह की situations है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इनका भी आपने यानी जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया, जो ट्रिक बताया रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वाला, उसके अलावा ये 4 आप कह लें कि सब रूल्स हैं,
या ये 4 सिचुएशंस हैं, इनको भी आपने अपने जहन में रखना है। तो ये आपने कब प्रीफर करना है, कब आपने सेंटेंस के अंदर विच या हु नहीं यूज करना, आपने दैट यूज करना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये 4 रूल्स आपने जहन में रखने हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दैट की जगह पे हु या विच यूज कर लेंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, लेकिन उसकी खूबसूरती या मेच्योरिटी जो है वो बरकरार नहीं होगी। इसलिए हमने अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम इफेक्टिव जो है वो राइटिंग जो है वो लिखना चाह रहे हैं और हम एक अच्छा इंप्रेशन अपना छोड़ना चाह रहे हैं अपने रीडर के ऊपर, तो फिर हमें इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे हु या विच की जगह पे दैट को प्रीफर करना है जी। तो आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, जी आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यूज हुआ है, तो फिर आपने वहां पे जो है दैट यूज करना है। तो जैसे कि ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड टीचर दैट नॉट विच आई एवर सीन, तो वो यानी कि अब तक जो मैंने देखा है सबसे काबिल तरीन टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दैट यूज किया है, नॉट विच यानी विच नहीं यूज करेंगे। उसकी वजह मोस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे दैट यूज करेंगे। विच यूज करेंगे तो सेंटेंस खूबसूरत नहीं लगेगा। दिस वॉज द बेस्ट विच वी कुड अचीव, सेंटेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वाइज तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये खराब है। यहाँ पे चूंकि बेस्ट आ गया, बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो लिहाजा यहाँ पर दैट आएगा। दिस वॉज द बेस्ट दैट वी कुड अचीव। नेक्स्ट जी हमारा सेकंड रूल है, आफ्टर द वर्ड्स ऑल सेम एनी नन नथिंग ओनली द ओनली, जी ये वाले वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो आपने इनको जुबानी याद रख लें कि जहां भी ये यूज हुए हैं इनके साथ आपने दैट यूज करना है, विच नहीं यूज करना। जैसा कि ऑल इज ग्रीस्ड विच कम्स टू हिज मिल, ये प्रोवर्ब है, यानी जो भी उसके हाथ आता है उसका भरपूर फायदा उठाता है। तो यहाँ पे विच यूज हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पे दैट यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल का वर्ड यूज हुआ है। ऑल इज ग्रीस्ड दैट कम्स टू हिज मिल, जी। नेक्स्ट है दिस इज द सेम बुक, अब सेम का वर्ड आ गया तो विच यूज कर रहे हैं तो गलत है, दैट होगा तो वो ठीक होगा। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। इसी तरह नेक्स्ट है यू कैन चूज एनी बाइक विच सूट्स यू, अब विच लगाया तो गलत है क्योंकि एनी आ गया, तो एनी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि एनी का वर्ड है, तो फिर हमें दैट यूज करेंगे। यू कैन चूज दैट, यू कैन चूज एनी बाइक दैट सूट्स यू। तो अब ये खुद भी आपको ये कॉमन सेंस से आपको समझ आ जाएगी। आप देखें ना, यहाँ पे आप दैट ना लगाएं, अकेला विच लगा रहे हैं तो सेंटेंस जो है उसका मतलब तो क्लियर हो रहा है, लेकिन उसमें एक मैच्योरिटी नहीं है, खूबसूरती नहीं है। तो जब आप दैट यूज करते हैं तो वो आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, एक फ्लो बन जाता है, नेचुरल फ्लो आ जाता है बातचीत के दौरान, और दूसरा एक वो अच्छा भी लगता है। इसी तरह देयर वाज नथिंग विच अली डिड नॉट डू फॉर हिज ब्रदर, तो यहाँ पे विच जो है वो गलत है, दैट लगाएंगे क्योंकि नथिंग आ गया। नेक्स्ट है देयर वाज नन अमंग अस विच दैट कुड कम्पीट विद हर, तो यहाँ पे भी विच नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे क्योंकि नन आ गया है। तो ये आपने ये वर्ड जुबानी याद रख लेने हैं जहां पे ये यूज हुआ हो, यानी कि जहां पे आपके ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, दी ओनली आया है तो वहां पर आपने विच नहीं यूज करना, वहां पे हु नहीं यूज करना, वहां पे आपने दैट यूज करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो इसका तीसरा है जी आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु एंड व्हाट, जी ये जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी यूज होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं, सवालात को पूछने के लिए, क्वेश्चन को आस्क करने के लिए यूज होते हैं। तो जहां पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हो तो वहां पे फिर आपने उनके साथ भी दैट यूज करना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। और ये जितनी भी वीडियोस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सारी वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए वीडियोस को तलाश करने में जी। तो अब व्हाट इज देयर विच स्केयर्स यू सो मच, वहां पे ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, तो विच जो है वो गलत यूज होगा क्योंकि बट हमने यूज किया हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर दैट यूज होगा। व्हाट इज देयर दैट स्केयर्स यू सो मच। इसी तरह नेक्स्ट देखें हु, not which, it's actually that worked hard achieved success. Next है what is there, not which, it's actually it should be that you cannot achieve. Next है who is he, not which, actually it should be that he should object. तो आप देख सकते हैं कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने यूज हुआ है तो उसके साथ जब हम विच यूज कर रहे हैं
तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि मफहूम क्लियर हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। और बार बार एक ही पैरा के अंदर आप जब विच 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 कर रहे हैं तो वो बहुत एक नेगेटिव और बुरा इंप्रेशन आपका रीडर के ऊपर पड़ता है। इसीलिए हम बार बार दैट को यूज करेंगे, इससे हमारी खूबसूरती जो डेवलप हो जाएगी सेंटेंस की। आफ्टर टू एंटीसीडेंट, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड अदर डिनोटिंग एन एनिमल आर थिंग। जी, तो आपको पता है कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जिस नाउन या जिस प्रोनाउन से रिलेट कर रहा होता है या उसको रिफर कर रहा होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। बाज़ औक़ात एंटीसीडेंट में एक या यानी दो या दो से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन है कि एंटीसीडेंट में दो नाउन है, एक एनिमल है, एक इंसान है, तो फिर भी हम दैट यूज करेंगे, विच नहीं यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम सेंटेंस। द मैन एंड हिज हॉर्स विच had entered the park were turned out। तो अब यहाँ पे यानी आदमी और घोड़ा जो पार्क में दाखिल हुए थे उन्हें पार्क से बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे विच यूज कर रहे हैं तो खूबसूरती बरकरार नहीं रहती, दैट यूज करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम दैट यूज करेंगे। तो ये भी रूल याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो दो हैं, दो में से एक पर्सन है एक एनिमल है, तो आप जो है विच नहीं यूज करेंगे, आप दैट यूज करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और व्यूअर्स ये तो विच एंड दैट का जो है ना उनको कंपेयर किया है इस वीडियो में। इनसे पहले जो है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप दैट के हवाले से और भी कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो अगर आप सिर्फ दैट के यूज को इन डिटेल समझना चाहते हैं तो आप इसकी रेलेवेंट वीडियो देखें। अगर आप विच को समझना चाहते हैं तो आप इसकी रेलेवेंट वीडियो को देखें। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। इस वीडियो में जस्ट हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है। अगर आपने इनके बारे में यानी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इनको समझना चाहते हैं तो फिर आप इनकी जो है रेलेवेंट वीडियो को देखें, वीडियोस को देखें, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं इतना बताता चलूं, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन की ये 7th वीडियो है। टोटल 15 टेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद आगे आखिर में करेक्शन ऑफ एरर्स वाली और प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज वाली वीडियो भी है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर आपको इन सारे पार्ट्स को यानी 15 टेक्स्ट वीडियोस को, करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो को और प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप सिर्फ विच एंड दैट के फर्क को समझना चाह रहे थे कि इनको कहाँ पे यूज किया जाता है कहाँ पे नहीं यूज किया जाता, तो आई थिंक मैंने इस लेक्चर के अंदर बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली इस टॉपिक को पढ़ाया। आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।